नमस्कार, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोफेसर राकेश कुमार ऑफिशियल में। मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आजकल चर्चा में क्यों हैं? आजकल चर्चा में क्यों है कि इस अंक में हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की और उसके पुनरुद्धार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पूर्व, 2 दिन पूर्व, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस का उद्घाटन किया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है और उसके पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों हुई। अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो आने वाले समय में आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में और सामान्य ज्ञान में अभिवृद्धि करेगी। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके लिए आपको अलग अलग वीडियोस देखना पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस वीडियो में उन सब चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश की है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास प्रारंभ होता है गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि भी उन्होंने अर्जित की थी, तो 427 ईस्वी में उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए उस समय 200 गांव जो है विश्वविद्यालय को दिए गए थे, अर्थात विश्वविद्यालय के खर्चों के लिए जो भी आवश्यकता होती थी धन की, वह उन 200 गांवों से प्राप्त होने वाले राजस्व से पूर्ण हो जाती थी। और अपने समय में नालंदा न केवल भारत अपितु विश्व का एक महानतम, कहना चाहिए, शिक्षा का केंद्र था। और यह एक बौद्ध विहार था, और यहाँ पर बौद्ध धर्म और उससे जुड़े हुए ज्ञान के ही ऊपर फोकस किया जाता हो, ऐसा नहीं है। अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय गणित, विज्ञान, ज्योतिष, अन्य विषयों में भी पूरे विश्व का एक जाना माना विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है और विदेशों में इसकी ख्याति जो फैली है, वह एक चीनी यात्री ह्वेनसांग। यदि हम भारत में आने वाले चीनी यात्रियों की बात करें तो 3 चीनी यात्रियों का ज्यादातर विवरण मिलता है, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान के वृत्तांतों में नालंदा के बारे में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जब फाहियान भारत में आए थे तब तक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। और वैसे भी यदि हम कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की बात करें तो वह 5वीं शताब्दी में उनका शासनकाल माना जाता है, और 427 ईस्वी में जो है नालंदा महाविहार का, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत की यात्रा करते हैं, और न केवल वे भारत की यात्रा करते हैं अपितु नालंदा महाविहार में पहले एक विद्यार्थी के रूप में और बाद में एक शिक्षक के रूप में भी वहां अपना कुछ समय बिताते हैं, और अपने साथ बहुत सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ आदि लेकर चीन जाते हैं, और वहां जाकर उन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते हैं। और बाद में उनके एक जापानी शिष्य ने उनका जापानी भाषाओं में अनुवाद किया, और इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ह्वेनसांग का एक बहुत बड़ा योगदान है। ह्वेनसांग के लिखे गए यात्रा वृत्तांतों में वर्णन मिलता है कि उस समय नालंदा बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, और जहां पर दूर दूर से, यानी यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो अफगानिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये जितने भी, श्रीलंका, इन देशों से भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए वहां आते थे। ह्वेनसांग के वर्णनों से ये ज्ञात होता है कि उस समय नालंदा में धर्मगुंज नाम का एक बहुत बड़ा और विशाल समृद्ध पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में मुख्य तौर पर 3 इमारतें थीं। इन इमारतों के नाम थे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। ये तीनों पुस्तकालय बहुत ही ऊंचे, बताया जाता है कि 9 मंजिला इनकी ऊंचाई थी, और यहाँ पर बुद्ध धर्म और उससे जुड़ी हुई शिक्षाओं और ज्ञान के अन्य जो विज्ञान के विषय हैं उनके बारे में भी अध्ययन अध्यापन होता था। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट
का वर्णन भी हमें अभिलेखों में प्राप्त होता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि वे भी नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन में शामिल थे और उनके कार्यकाल के दौरान नालंदा ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। इसके अलावा नागार्जुन और अन्य बहुत सारे ऋषि मुनियों का या कहना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इतने महान विश्वविद्यालय का समृद्धशाली इतिहास रहा, तो फिर पुनरुद्धार शब्द जो आता है उसकी क्यों आवश्यकता हुई? तो जैसे ही कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और उसी के बाद 5वीं शताब्दी में हूण शासक मिहिर कुल, हूणों के भारत पर आक्रमण हुए, उसमें मिहिर कुल का नाम बहुत कहना चाहिए आक्रांता शासक के रूप में भी लिया जाता है। तो मिहिर कुल ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाई, लेकिन मिहिर कुल को जब पराजित कर दिया गया और वह वहां से बाहर चले गए तो उसके बाद स्कंदगुप्त ने उस विश्वविद्यालय को जो भी नुकसान हुआ था उसकी उन्होंने वहां पर प्रतिपूर्ति कर दी। इस प्रकार से हूणों द्वारा जो क्षति पहुंचाई गई थी उस क्षति को काफी हद तक ठीक कर लिया गया था। आगे चलकर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ शासक ने भी इस पर हमला किया। अब उस समय जो कहना चाहिए कि गौड़ शासकों द्वारा हमला करने का क्या कारण था, तो गौड़ शासकों द्वारा चूंकि वो शैव मतावलंबी थे और यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था, तो कहीं ना कहीं जो उनके धार्मिकताएं और ये थी इसके कारण उस पर हमला हुआ, लेकिन बाद उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वह हुआ था भारत में तुर्कों के आगमन के बाद। बख्तियार खिलजी का इसमें वर्णन मिलता है, वृतांत मिलता है। तो बख्तियार खिलजी एक विदेशी आक्रांता था और बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय चूंकि एक किलेनुमा संरचना थी तो वहाँ उसे लगा कि ये कोई एक शासक का कहना चाहिए आवास है और यहाँ से शासन प्रशासन होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। साथ ही साथ वह चूंकि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए इस्लाम धर्म के अलावा अन्य कोई भी मतावलंबी यदि थे तो उनको नष्ट करना था। ये भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद भी हैं, उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करते। किंतु यह बात सर्वविदित है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जितना नुकसान किया उतना शायद ही किसी ने किया। उसने वहाँ के पुस्तकालय, जिनका मैंने अभी पिछले वर्णन किया, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, उन पुस्तकालयों में आग लगा दी और बताते हैं कि यह आग लगभग 3 से 4 महीनों तक जलती रही और इस आग में वहाँ की जो पुस्तकें थी या कहना चाहिए वहाँ जो भी अध्ययन अध्यापन की सामग्री थी पूरी नष्ट हो गई और इस प्रकार से नालंदा का जो वैभव था, नालंदा का जो गौरवशाली अतीत था, वो कहीं ना कहीं दफन हो गया आक्रांताओं। फिर नालंदा इससे उभर नहीं पाया। आगे चलकर 1812 में, है ना, 1812 में एक स्कॉटलैंड के एक सर्वेक्षक हुए फ्रांसिस बुकानन। तो फ्रांसिस बुकानन ने इन खंडहरों के बारे में खोज की, लेकिन केवल उन्हें खोज करने का श्रेय जाता है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये खंडहर नालंदाई थे। नालंदा के रूप में इनकी पहचान करने का श्रेय जो है 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है और उन्होंने इन पुरातात्विक स्थलों की खोज की और वर्तमान स्वरूप में यदि हम देखें तो यूनेस्को ने इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी है। तो यहाँ पर नालंदा का जो पुराना गौरवशाली अतीत था उसकी पहचान हो चुकी थी। अब बात आती है उसके पुनरुद्धार की, यानी उसका कहना चाहिए रिनोवेशन, उसको वापस उसी बुलंदियों तक, उस ऊंचाई तक कैसे लाया जाए। तो इसमें बहुत बड़ा नाम आता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब का। तो एपीजे कलाम साहब 28 मार्च 2006 को, ध्यान रखें जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं आदि की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स हुई थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको इन डेट्स को भी ध्यान रखना है। तो 28 मार्च 2006 को
बिहार विधानमंडल को संबोधित करते हुए, बिहार विधानमंडल इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो दोनों का एक संयुक्त सत्र था, उसको संबोधित करते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब ने आह्वान किया कि नालंदा की प्रतिष्ठा को हमें पुनः स्थापित करना चाहिए और ऐसी कामना की कि यह संस्थान सार्वभौमिक विकास और शांति के लिए मानवीय मूल्यों और नैतिकता की भूमिका पर शोध करेगा और इसके लिए जो है हमें आगे आना चाहिए। कलाम साहब के द्वारा ऐसा आह्वान किया गया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन या योगदान जाता है ईस्ट एशिया समिट को, है ना, पूर्व एशिया सम्मेलन। तो पूर्व एशिया सम्मेलन ये पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें 16 सदस्य हैं और आसियान के साथी भी इसमें भाग लेते हैं। भारत भी इसका एक कहना चाहिए भागीदार है। तो द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन जो कि 15 जनवरी 2007 को फिलीपींस के मंडो शहर में हुआ, वहां पहली बार यह प्रस्ताव लाया गया कि नालंदा की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। आगे चल के जब चौथा पूर्व एशिया सम्मेलन थाईलैंड के चाम शहर और हुआइन शहर, इन दो शहरों में संयुक्त रूप से चौथा सम्मेलन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2009 के बीच हुआ, यहाँ पहली बार स्पष्ट रूप में ये घोषणा की गई कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की जाएगी और जो प्राचीन गौरव है उस प्राचीन गौरव को लौटाया जाएगा। बिहार विधानसभा ने इसे लेकर 2007 में एक विधेयक पारित किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी भी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसके लिए काफ़ी सक्रियता और सजगता से प्रयास किए और इन प्रयासों को मूर्त रूप दिया। उस समय के तत्कालीन जो भी केंद्र में सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो 2010 में, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना, पहले जब भी कोई होता तो विधेयक होता, पारित होने के बाद वो अधिनियम बनता, मैंने इसलिए यहाँ पर अधिनियम शब्द ही लिखा है। तो 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा ने यह विधेयक पारित किया, 26 अगस्त 2010 को लोकसभा ने पारित किया और 21 सितंबर 2010 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 25 नवंबर 2010 को अधिनियम के रूप में यह स्वीकार कर लिया गया। यानी यहाँ पर एक जनरल नॉलेज का प्रश्न बनता है कि यदि हमसे ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 25 नवंबर 2010 है, क्योंकि इस दिन से यह अधिनियम लागू हो गया था। आगे चलकर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है और वो आता है 28 जून 2007। ध्यान दें, हम 2010 में पहुंच चुके, वापस हम ब्रिटेन में आ रहे 2007 में। 2007 में केंद्र सरकार ने नालंदा मेंटर ग्रुप की स्थापना की और नालंदा मेंटर ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो उनकी अध्यक्षता में जो है नालंदा मेंटर ग्रुप की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए। आगे चलकर 19 जुलाई 2012 को प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर, कुलाधिपति नियुक्त किया गया और इस प्रकार से बात आगे बढ़ती गई और 1 सितंबर 2014 को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ और प्रथम शैक्षणिक सत्र में 2 कहना चाहिए स्कूल्स यानी विभाग हम कह सकते हैं और 15 छात्रों के साथ ये प्रारंभ हुआ। ये विभाग थे स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और दूसरा था स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है। अब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया, उस समय बिल्डिंग की व्यवस्था की गई। बिहार पर्यटन विभाग के एक कहना चाहिए आवास था, उसको हॉस्टल्स के रूप में उपयोग किया गया और अन्य जगह का विश्वविद्यालय कैंपस के रूप में। लेकिन नालंदा का पुराना गौरव लौटाना था, तो इसके लिए फिर जो है 1749 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया और
वैश्विक स्तर पर एक निविदा आमंत्रित की गई कैंपस निर्माण के लिए। तो इस वैश्विक स्तर पर जो निविदा आमंत्रित की गई उसमें भारत के ही महान आर्किटेक्ट जिन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण यानी जो पद्म पुरस्कार है, तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसे महान आर्किटेक्ट BV दोषी, बालकृष्ण विठल दास दोषी, जिन्हें आर्किटेक्ट के क्षेत्र में द प्रिट्जकर पुरस्कार होता है, यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में नोबेल के बराबर मान्यता रखता है, उससे भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ BV दोषी जी को IIM बैंगलोर, IIM उदयपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी IIFT जैसे संस्थानों के आर्किटेक्ट डिजाइन करने का भी श्रेय जाता है। तो उन्हें जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कहना चाहिए बिल्डिंग्स को बनाने का, पूरा डेवलपमेंट करने का काम सौंपा गया और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस काम को किया। तो 455 एकड़ क्षेत्र में ये जो कैंपस है, इसके साथ एक बहुत बड़ा शब्द बार बार उपयोग किया जा रहा है और वो है नेट जीरो कैंपस। अब ये नेट जीरो कैंपस क्या है? थोड़ा सा अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र से चीज़ें जानते हैं तो आज के समय में कार्बन फुटप्रिंट के, यानी कोई भी देश या कोई संस्थान कितने कार्बन का एमिशन करता है, उस एमिशन के आधार पर उसकी रेटिंग्स की जाती है और जहां यह एमिशन न्यूनतम होता है उसे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा संस्थान माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वह एक नेट जीरो कैंपस है, यानी यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल भी न हो और पर्यावरण के मापदंडों के अनुकूल इस पूरे कैंपस का निर्माण किया गया है। इस कैंपस में एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट भी कहा गया है, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। साथ ही साथ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट्स में बिहार की एक प्राचीन परंपरा है ना, अराह पीन पद्धति। अराह पीन पद्धति के आधार पर, जिसमें पानी के जो वर्षा का जो जल होता है उसे एक जगह एकत्रित किया जाता है और फिर छोटी छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की प्रणाली का नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में उपयोग किया गया और साथ ही साथ ऊर्जा के जो नवीनीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उनका भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। और इस पूरे कैंपस में यह अपने आप में आवश्यक जितनी भी ऊर्जा है उसका उत्पादन करने में कैंपस सक्षम है और यहाँ पर 6.5 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगा हुआ है। साथ ही साथ 1.5 मेगावाट का बायोगैस प्लांट भी है। इस प्रकार इन दो प्लांटों के माध्यम से पूरे कैंपस की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ यदि हम पूरे कैंपस को देखें तो 100 से अधिक जल संरचनाएं हैं, यानी छोटे छोटे, जैसे अराह पिन पद्धति जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया, उसके अनुसार यहाँ पर जगह जगह पर छोटे छोटे तालाब आदि बनाए गए हैं और बहुत ही बढ़िया लैंडस्केपिंग की गई है। पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, विविध प्रकार के पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी पूरे तरह से हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं उसको यहाँ पर सहेजा गया है। और राजगीर की जो पहाड़ियों के कहना चाहिए तल में, भूतल उसके निचले सतह पर ये पूरा कैंपस फैला हुआ है, तो बहुत ही कहना चाहिए विश्व की एक तरह से कहना चाहिए धरोहर के रूप में है। लोग यहाँ पर देखने आते हैं कि कितना शानदार ये कैंपस है। इस कैंपस के निर्माण में कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स का उपयोग किया गया, मतलब ऐसी ईंटों का उपयोग किया गया है जिन्हें जलाया नहीं गया, बर्न्ट ईंटें। सामान्य तौर पर क्या होता है, जो ईंटें, मिट्टी की ईंटें जो बनती है उनको हम भट्टी में तपाते हैं, तपाने के बाद वो पकती हैं, उन पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता है। लेकिन नालंदा में जो है वो इस प्रकार की ईंटों का उपयोग न करते हुए कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है, यानी बिना जली हुई ईंटों का उपयोग इस कैंपस को बनाने में किया गया है। और चूंकि ईस्ट एशिया समिट से इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत सारे देशों का हमें इसमें योगदान भी मिला है, तो यहाँ पर इन देशों की लिस्ट आपके सामने मौजूद है।
इस लिस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, और वह संदेश कलाम साहब के बिहार विधानसभा में विधानमंडल में दिए गए भाषण से तादाद में स्थापित करता है, जिसमें उन्होंने वैश्विक बंधुत्व और भाईचारे की भावना का आह्वान किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें विभिन्न धर्मों के पालन करने वाले देश हैं। ऐसा नहीं कि भारत है जो हम भारत में जिस प्रकार आजकल धार्मिक आधार पर बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, मैं विषय से न भटक जाऊं इसलिए उसको वहीं छोड़ देता हूं। तो आप लिस्ट में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। ये भारत के अलावा वो 17 देश हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार में अपना योगदान दिया है, या कहना चाहिए इसके पुनरुद्धार में सहभागिता की है, सक्रिय सहभागिता की है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के इसी कैंपस का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पूर्व जो है इस कैंपस का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं चित्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार और अन्य लोग जो है, और पीछे नेपथ्य में आप विभिन्न राष्ट्रों के ध्वज भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसे अभी कहा 17 अन्य देशों की भी सहभागिता है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और पुनरुद्धार की यात्रा, क्योंकि वर्तमान में ये चर्चा में है। तो आप मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर राकेश कुमार ऑफिशियल @RakeshOfficial20 ये मेरा YouTube चैनल का हैंडल है। आपने यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इनमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझेदारी कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।